करीबन एक माह बाद मैंने साथियों और लड़कों को फिर इकट्ठा किया और कहा कि हमें दिल्ली से दूर एक बड़े मिशन को पूरा करने जाना है, इसलिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर खुद को तैयार रखें। अपने 3 साथियों के अलावा मैं 3 लड़कों को हमरा ले जाऊंगा। इस बार मेरा मिशन पहाड़ों की सुरंगों में छुपा हुआ भारतीय हवाई अड्डा था। भारत के इस हवाई अड्डे के मुतालिक हमारी मालूमात न होने के बराबर थी और भारत में रहते हुए पाकिस्तान से मालूमात हासिल करने की बात बड़ी मजे का खेज थी। हमें सिर्फ ये मालूम था कि ये हवाई अड्डा पहाड़ी इलाके में बनाया गया है और नजदीक तरीन शहर गोरखपुर है। मजीद मालूमात का हुसूल सिर्फ गोरखपुर से ही मुमकिन था। दिल्ली में धमाकों से जो सरासीमगी फैली थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी, लेकिन भारतीय सिविलियन और फौजी एजेंसियां पूरे तौर पर हरकत में आ चुकी थीं और हर तरफ उनके कारकुन धमाका करने वालों की तलाश में फिर रहे थे। मामूल की डाक के अलावा हमने अपनी तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी थी। हमारे ग्रुप ने हमें सौंपे गए मिशंस के अलावा अपने तौर पर कई मिशन कामयाबी से पूरे किए थे। हमने ताज़ा तरीन मालूमात के हुसूल के लिए यशवंत को पुल बना लिया था। शिम्मी की फरमाइशें पूरी करने के लिए वो हफ्ते में 2 बार बाकायदगी से हमें डाक दे रहा था। जाबाज निडर लड़कों का हमने ग्रुप तैयार कर लिया था जो इंतहाई खतरनाक काम करने को हम वक्त तैयार रहता था। हमारे सीनियर्स हमारी कारकर्दगी से बहुत खुश थे। ऐसे हालात में जब तक हमें पाकिस्तान से किसी नए मिशन की हिदायत न मिलती, हमारा इनएक्टिव रहना ही बेहतर था। मैं चाहता था कि जब तक गोरखपुर के मिशन में कामयाबी का 50-50 यकीन न हो जाए, अपने सीनियर्स को कुछ न बताया जाए, क्योंकि अब तक की मुसलसल कामयाबियों में हम नाकामी का दाग नहीं लगाना चाहते थे। हमारी 10 यौम की छुट्टी तो पहले ही मंजूर हो चुकी थी। चुनाचे मैंने मई 1973 में अपने 2 साथियों और 3 लड़कों के साथ गोरखपुर जाने का फैसला किया। इस दौरान मामूल के वाकयात को मैंने तवालत की वजह से बयान नहीं किया। मुख्तसरन मैं हर हफ्ते कर्नल शंकर से मिलने सर्विसेज क्लब जाता रहा। आशा से 3-4 बार मुलाकात हुई। वो बहुत आजाद ख्याल औरत थी। उसने मुझे बताया कि अब वो इतनी डिप्रेस हो चुकी है कि जे चंद से छुटकारे के लिए उसे जहर देकर हलाक करने पर भी आमादा है। उसने जे चंद से अपने हक में वसीयत लिखवाने के लिए उससे इज़्दिवाजी ताल्लुकात में बहुत बेहतरी पैदा कर ली है और जे चंद ने उसे सौतेली औलाद से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जल्द ही उसके नाम निहायत माकूल रकम और जायदाद मुंतकिल करने का फैसला किया है। जो ही ये काम हो जाएगा, मैं जे चंद को स्वर्ग में भेज दूंगी। दौलत और जायदाद के इवज में अपनी जिंदगी की खुशियों का इस बूढ़े घूसट के मरने तक गला नहीं घोंट सकती। ये आशा के अल्फाज थे जो उसने एक मुलाकात के दौरान कहे। यशवंत ने इस दौरान अपने मुआवजे में इजाफा करने का कहा। मैंने नरमी से इनकार कर दिया कि जब तक कोई नया जैकपॉट हमें न मिले, उसे मजीद रकम की तवक्को नहीं करनी चाहिए, और अगर उसने डाक देने या अहम खतूत को हमें देने से इनकार किया तो उसका अंजाम भी उसे याद रखना चाहिए। हमारे सब काम मामूल के मुताबिक निहायत खुश उसलूबी से हो रहे थे। मई के दूसरे हफ्ते में मैं अपने 2 साथियों और 3 लड़कों के साथ गोरखपुर के लिए रवाना हो गया। गोरखपुर में मेरे साथियों और लड़कों ने एक दरमियाने दर्जे के होटल में कमरे लिए। मैं सिविल लाइंस के करीब एक निस्बतन बेहतर होटल में ठहरा। मैंने साथियों को हिदायत कर दी कि लड़कों को अपनी निगाह में रखें और कोई ऐसी बात न होने पाए जिससे हमारी आमद मशकूक हो जाए, क्योंकि गोरखपुर दिल्ली की निस्बत बहुत छोटा शहर है और मशकूक हरकत बहुत जल्द नजर में आ सकती हैं। अगले रोज मैं साथियों के होटल गया और एक साथी और एक लड़के की 2 टोलियां बनाई और एक लड़के को अपने हमरा लेकर शहर के सर्वे के लिए निकल खड़े हुए। मैंने साथियों को कहा कि अगर जरूरत पेश आए तो लड़कों को बोलने दें और खुद खामोश रहें। लड़कों का लबो लहजा दिल्ली वालों का था और मेरे साथी पंजाबी लहजे में उर्दू बोलते थे। दिल्ली में तो सब चल जाता था, लेकिन जहां सूरत हाल मुख्तलिफ थी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हिमालय के दामन में पहाड़ियों के सिलसिले में वाक़ है। ये शहर नेपाल की सरहद के करीब है और रेलवे जंक्शन के अलावा यहाँ भारतीय छावनी भी है। हम शहर में सारा दिन घूमे। दरमियाने दर्जे का शहर है। हमें शहर में एयरफोर्स की वर्दी पहने कोई बंदा दिखाई न दिया। दूसरे रोज भी सारा दिन शहर में मारे मारे फिरने के बावजूद हमें कोई ऐसा सुराग न मिला जिससे हवाई अड्डे की मौजूदगी की तस्दीक हो सकती। किसी अनजान से हवाई अड्डे के मुतालिक पूछना इंतहाई खतरनाक था। मुझे मेजर एहसन के मुसलमान बैटमैन पर भरोसा करने का अंजाम याद था, इसलिए हमें खुद ही इस तलाश को जारी रखना था। तीसरे दिन मैं लड़के के हमरा शहर से बाहर एक सड़क पर जा रहा था कि मुझे एक पेट्रोल टैंकर दिखाई दिया जिसकी रफ्तार से मालूम होता था कि खाली है। मैंने रिक्शे वाले को उसी सड़क पर जाने का कहा। 2-3 मोड़ गुजरने के बाद मुझे पेट्रोल के टैंक दिखाई दिए। रिक्शे वाले ने पूछने पर बताया कि शहर भर के पेट्रोल पंपों को यहाँ से ही पेट्रोल सप्लाई होता है। रेलवे स्टेशन के करीब भी 2 टैंक हैं, लेकिन वहाँ का पेट्रोल सिर्फ फौज के लिए है।
मेरे लिए ये मालूमात दिलचस्प थी। मैंने रिक्शे वाले को वापस शहर चलने का कहा। शहर में रिक्शा छोड़कर हमने एक दूसरा रिक्शा लिया और साथियों के होटल चले गए। शाम को मैंने सबको इकट्ठा किया और कहा कि कल वो रेलवे स्टेशन के करीब ऑयल टैंक्स तलाश करें और सारा दिन टैंक्स को जाने वाली सड़क पर ऑयल टैंकरों के नंबर और रंग नोट करें और खुसूसी तौर पर उन टैंकरों पर ध्यान दें जिन पर हाईली इनफ्लेमेबल के साथ 100 पीसी ऑक्टेन लिखा हो, क्योंकि लड़ाका और बम्बार जहाजों में इंतहाई साफ और बगैर मिलावट के पेट्रोल इस्तेमाल होता है। मेरे साथियों ने 2 दिन की तगोदौ के बाद उस टैंकर का सुराग लगा लिया जो खाकी रंग पर कैमोफ्लाज किए हुए था। मेरे साथियों ने उसे पेट्रोल लेकर जाने वाली सड़क पर 5-6 किलोमीटर तक जाकर वो जगह भी नोट कर ली जहां पर उस सड़क से मुख्तलिफ अतराफ को जाने वाली सड़कों के कट खत्म हो जाते थे। वो सड़क गोरखपुर से शुमाल मगरिब की तरफ जाती थी। दूसरे रोज मैं अपने एक साथी के साथ उस सड़क पर खासी दूर तक गया। मैंने देखा कि उस सड़क से अतराफ को जाने वाली सड़कें छोटी और टूटी फूटी थी, जबकि ये मेन सड़क जो आगे जाती थी शुरू से ही बड़ी और बगैर हिचकोलों के, टूट फूट के बगैर निहायत मजबूत बनी हुई थी। इस सड़क पर कोई ट्रैफिक दिखाई न दी। 100% साफ तेल ले जाने वाले टैंकर टूटी फूटी सड़कों पर नहीं जाते, क्योंकि हिचकोलों से ये तेल खुद ब खुद भड़क उठता है। मुझे पुख्ता यकीन हो गया था कि यही सड़क हवाई अड्डे तक जाती है और ये हवाई अड्डा गोरखपुर की शहरी हुदूद से खासी दूर बना होगा। गोरखपुर में मजीद 2 दिन रहने से हमें ये मालूमात हासिल भी हुई कि उस सड़क पर आगे जाकर एक चेक पोस्ट आती है। जब तक वहां से क्लियरेंस न मिले आगे कोई नहीं जा सकता। उस चेक पोस्ट के बाद रिहायशी इलाका है, वहां पर हवाई अड्डे से मुतल्लिका अमले के रिहायशी क्वार्टर्स हैं। इन क्वार्टर्स के बाद ऑफिसर्स की रिहायशी कॉलोनी है। उसके बाद एक और चेक पोस्ट है जहां पर 2 ऑफिसर मेस हैं जिनमें पायलट और सिंगल सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं। ऑफिसर्स मेस के बाद सड़क एक पहाड़ी के गिर्द घूम जाती है। हमें ये मालूमात बड़ी खोज के बाद एक उधेड़ उमर ड्राइवर से मिली जो कॉलोनी की तामीर के दौरान एक इंजीनियर को कॉलोनी के तामीराती हिस्से तक ले जाता था। उसने हमें ये मालूमात एक शराब खाने के बाहर टैक्सी स्टैंड पर दी जब मैं और मेरा साथी उसे उस सड़क पर ले जाने के लिए बुक करना चाहते थे। उसने बताया कि पहली चेक पोस्ट से आगे रिहायशी कॉलोनी में जाने के लिए जिसको मिलना हो उसकी टेलीफोन पर इजाजत हासिल करना जरूरी है। उस ड्राइवर ने कहा, बाबूजी, आपने जिन साहब को मिलना है उनको टेलीफोन करके कह दें कि वो आपका नाम, मेरा नाम और टैक्सी नंबर चेक पोस्ट पर लिखवा दें, तभी मैं आपको वहां तक ले जा सकता हूँ। ड्राइवर की बातें सुनकर हम मायूस हो गए। जाहिरन ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती थी कि हम कॉलोनी या ऑफिसर्स मेस तक ही पहुंच सकते। उसके आगे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने उस शाम साथियों को इस सूरत हाल से आगाह किया और दूसरे रोज हम मायूस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वापसी के सफर के दौरान दिल्ली पहुंचकर भी मैं कई हफ्ते हवाई अड्डे तक पहुंचने की किसी भी इम्कानी सूरत पर गौर करता रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन रुकावटों को क्यों कर उबूर किया जाए। ड्राइवर ने भी चंद बरस पहले के हालात बयान किए थे। अब जबकि वो हवाई अड्डा मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल था तो क्या सिक्योरिटी के वही पहले वाले इंतजामात थे या नए राइज किए गए थे, इनके मुताल्लिक हमें कुछ इल्म न था। रफ्ता रफ्ता ये मिशन मेरे जहन से धुंधलाता गया और आखिरकार मिशन इम्पॉसिबल समझकर हमने इसे भुला दिया। दिल्ली में हमारी मामूल की सरगर्मियां जारी थीं। मामूल के मुताबिक डाक आ जा रही थी। मेरे साथी हफ्ते में 2 बार लड़कों की तरबियत के लिए बशीर के गैराज में जाते थे। मैं तकरीबन हर हफ्ते कर्नल शंकर से मिलता था। इसी सूरत में 1974 का मौसम सरमा शुरू हो गया। इस मर्तबा हमने नए साल का इस्तकबाल धमाके करने की बजाय होटलों की महफिलों में शमूलियत से किया। 74 की 26 जनवरी की परेड भी हमने खामोशी से देखी और परेड में शामिल असलहा और हथियारों की तस्वीरें उतार कर पाकिस्तान भेज दी। मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि हमारी ये 8-9 माह की खामोशी गैर मामूली नहीं थी। भारत में क़याम के दौरान अगर हर रोज एक मिशन पूरा करने का कोई दावा करे तो वो महज अफसाना और मन घड़त किस्सा होगा। भारत में हमारे क़याम का एक एक दिन हमारे मिशन की कामयाबी थी। जिस तरह पाकिस्तान के गैर ममालिक में सिफारत खाने सिर्फ पाकिस्तान के मफाद के लिए कायम किए गए हैं, वो सिफारत खाने चाहे कोई अमली कारकर्दगी न दिखाएं लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए 20 अफराद के अमले पर करोड़ों डॉलर सालाना खर्च किए जाते हैं। इसी तरह हम भारत में अपने महकमे के नुमाइंदे थे जो उनके अहकाम की बजा आवरी पर हम वक्त तैयार थे। हमने हसास मालूमात के हुसूल के पुल बना दिए थे और तमाम दिए गए मिशंस को कामयाबी से पूरा किया था। जाननिसार लड़कों की एक टीम तैयार की थी जिनके जरिए न दिए गए मिशंस भी कामयाबी से पूरे किए थे और यही वजह थी कि हमारे सीनियर्स भारत में हमारे क़याम को तूल दे रहे थे। मुझे एक खुफिया खत में यहाँ तक कहा गया था कि मेरे समेत मेरे साथियों में से अगर कोई भारत में शादी करना चाहता है तो उन्हें कोई एतराज न होगा और पाकिस्तान
वापसी पर उनकी बीवियों को पाकिस्तानी शहरियत भी दिला दी जाएगी। बशीर के गिराज को लड़कों ने बड़ी अच्छी तरह संभाला था। मैं हफ्ते में एक रोज गिराज जाता और लड़कों से उनकी तरबियत के अलावा दूसरे मशागिल के बारे में भी बातचीत करता। ये फरवरी 1974 के वस्त का जिक्र है। मैं बशीर के गिराज में बैठा था और एक ट्रक मुरम्मत के लिए गिराज में खड़ा था। मेरे पूछने पर मैकेनिक लड़के ने बताया कि चलते हुए इसका क्रैंक शाफ्ट आवाज देता है। शागिर्द ने उसके पीछे जैक लगाकर उसे उठाना चाहा तो जैक आधे में ही जवाब दे गया। मेरे पूछने पर कि अब क्या करोगे, मैकेनिक लड़के ने कहा कि मैंने चौड़ी बेल्ट्स बनवा रखी हैं। वो ट्रक के नीचे बेल्ट्स को यू शक्ल में लटकाकर और इन बेल्ट्स पर लेटकर ट्रक को सड़क पर चलवाएगा और चलते ट्रक की क्रैंक शाफ्ट को देखकर नक्श का पता चलाएगा। मेरे सामने ही उसने 6 इंच चौड़ी 3 बेल्ट्स ट्रक के नीचे फिट की। एक बेल्ट उसकी गर्दन, दूसरी कमर के निचले हिस्से और तीसरी ने उसके पांव को उठा रखा था। लड़के ने बेल्ट्स पर लेटने के बाद ड्राइवर को ट्रक चलाने का कहा। ट्रक चलने से क्रैंक शाफ्ट भी घूमने लगी। 15 मिनट के अंदर ट्रक वापस आ गया। मैकेनिक ने नक्श का पता चला लिया था। आध घंटे में उसने नक्श दूर कर दिया और ट्रक वाला उसे 250 रुपए देकर चला गया। मैकेनिक लड़के ने बेल्ट्स के ऊपर लेटकर ट्रक चलवाया था और 1 किलोमीटर से ज्यादा फासला इसी सूरत में तय किया था और उसे खराश तक न आई थी। मेरे दिमाग में रोशनी का एक झमाका हुआ। मुझे गोरखपुर के हवाई अड्डे के अंदर एप्रन तक पहुंचने की तरकीब धुंधली सी दिखाई दे रही थी और मुझे महसूस हो रहा था कि अगर इन बेल्ट्स की खामियों को दूर करके इन्हें अपग्रेड किया जाए और हिफाजती इकदाम किए जाएं तो ऑयल टैंकर्स के नीचे लेटकर सुरंग के अंदर खड़े जहाजों तक पहुंचा जा सकता है। मैंने अपने साथियों को बेल्ट्स के मुतालिक बताया और कहा कि अगर मजबूत बेल्ट्स और उन्हें ट्रक के निचले हिस्से में फिट करने के महफूज तरीके का पता चल जाए तो ऑयल टैंकरों के स्टेशन के करीब ऑयल टैंक्स से पेट्रोल लेने के दौरान या सड़क पर मुरम्मत करने वालों के भेस में टैंकर को थोड़ी देर के लिए रोककर ये बेल्ट्स फिट करके हवाई अड्डे की सुरंग के अंदर तक पहुंचा जा सकता है। मैंने साथियों को कहा कि अभी तक ये तजवीज महज एक धुंधला सा खाका है। जब तक मुकम्मल तौर पर इसके खद्दोखाल वाजे न हो जाएं और जब तक हम सब इसे ओके और इसके काबिले अमल होने का इत्मीनान न कर लें, इसका किसी से भी जिक्र न करें। भारत में 90% मुल्क में ही तैयार शुदा मर्सिडीज ट्रक और बसें चलती हैं, जिनके नए मॉडल मामूली तरमीम के साथ 3-4 साल के बाद मार्केट में आते हैं। मैंने एक साथी को एक लड़के के साथ फिर गोरखपुर भेजा ताकि ये मालूम करें कि ऑयल टैंकर किस मॉडल के हैं और कितने पहियों वाले हैं। चंद रोज के बाद वो वापस लौट आए और बताया कि मर्सिडीज मॉडल के 10 पहियों वाले बड़े टैंकर हैं। इन मालूमात की रोशनी में मैंने गिराज के मैकेनिक को कहा कि वो ऐसा ही टैंकर ढूंढे और उसके नीचे घुसकर बेल्ट्स को फिट करने की जगह तलाश करे। अभी मैकेनिक लड़का ऐसे टैंकर की तलाश में ही था कि मेरा नंबर 2 दिल्ली में मर्सिडीज के शोरूम से मुख्तलिफ साइज के मर्सिडीज ट्रकों के ब्रोशर ले आया। इन ब्रोशर्स में 10 पहियों वाले ट्रक के चेसिस की तस्वीरें भी थीं। मैकेनिक लड़के ने बताया कि कंपनी वाले सिर्फ चेसिस ही फरोख्त करते हैं और इन चेसिस पर बस ट्रक या टैंकर की बॉडी मालिक को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खुद बनवानी पड़ती है। कंपनी से मुकम्मल तैयार बॉडी समेत गाड़ियां भी मिलती हैं जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। बॉडी चाहे कंपनी की बनी हो या प्राइवेट तौर पर बनवाई जाए, चेसिस का अंदरूनी हिस्सा एक ही तरह का होता है। मैंने सोचा कि एयरफोर्स वाले कंपनी से मुकम्मल तैयार शुदा टैंकर ही खरीदते होंगे। मैकेनिक लड़के ने इस दौरान एक 10 व्हीलर टैंकर के नीचे घुसकर बेल्ट्स लगाने के जरूरी पॉइंट नोट कर लिए। टैंकर की बॉडी और चेसिस के दरमियान स्टील के मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम एक चादर लगी होती है। उस चादर में मुख्तलिफ जगहों पर सुराख होते हैं। मैकेनिक लड़के ने कहा कि वो मशीन पर ऐसे रॉड तैयार कर सकता है जो सुराखों में दाखिल होकर दोनों अतराफ में खुल जाएं और चादर में मजबूती से फिट हो जाएं। इन रॉडों के निचले हिस्से में हुक लगाने के मजबूत गोल दायरे हों जिनमें बेल्ट्स के हुक बआसानी डाले जा सकें। उस लड़के ने कागज पर स्केच बनाकर मुझे रॉड्स की दौरान इस्तेमाल सूरत समझाई। मैं उसकी तजवीज से काफी मुतमईन हो गया और उसे कहा कि वो 12 अदद रॉड बेहतरीन स्टील के बनाए और ये जहन में रख कर बनाए कि इनके इस्तेमाल के दौरान इनको 120 किलो तक वजन बर्दाश्त करना होगा। मैंने 120 किलो वजन इसलिए कहा था कि टैंकर के चलने के दौरान झटकों से बेल्ट्स पर लेटने वाले के वजन का दबाव दुगना भी हो सकता था। मैकेनिक लड़के को मैंने रॉड बनाने का कहा और साथ ही साथ आरिफ को मार्केट में मुहैया पुराने पैराशूट्स की बेल्ट्स और हुक खरीदने का कहा। आरिफ दोनों चीजें ले आया। बेल्ट्स की चौड़ाई सिर्फ 3 इंच थी। मैंने आरिफ को कहा कि इन बेल्ट्स को एक दूसरे के साथ निहायत मजबूत धागे से इस तरह सिया जाए कि 2.5 मीटर लंबी एक 12 इंच चौड़ी और 2 6 इंच चौड़ी बेल्ट्स तैयार हो जाएं। ये काम आरिफ ने अपनी बेगम और नजीर की बच्चियों के सुपुर्द किया। उन्होंने रजाई सीने वाली सुइयों से 3-3 सिलाइयां करके मेरे मतलूबा साइज की 3 बेल्ट्स तैयार कर दी। मेरा जहन मुकम्मल तौर पर उस मंसूबे की जुजियात में कोई कसर न छोड़ने
में मसरूफ था। इन बेल्ट्स पर लेटकर लंबे सफर के दौरान झटकों से गिर पड़ने का इम्कान था, लिहाजा मैंने 1 फुट चौड़ी बेल्ट के ऊपर मुसाफिर जहाजों की सेफ्टी बेल्ट की तर्ज की हस्ब जरूरत छोटी बड़ी होने वाली बेल्ट लगवाने का फैसला किया। आरिफ ने कबाड़ियों से ये बेल्ट भी खरीद ली और लड़कियों ने निहायत खुश उसलूबी से उस बेल्ट को बड़ी बेल्ट पर सी दिया। मैकेनिक लड़के ने इस दौरान चंद रॉड तैयार किए थे, जो सुराख में डालने के बाद रॉड के निचले हिस्से में बने एक ऊपर नीचे हरकत करने वाले बटन को ऊपर करने से 2 हिस्सों में तकसीम होकर स्टील की चादर से चिपक जाते थे और बटन को नीचे करने से अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाते थे। इन रॉडों पर सेफ्टी लॉक भी लगाए गए थे ताकि झटकों से रॉड खुद ब खुद बंद होकर नीचे न गिर जाएं। अब हमें फिर 10 व्हीलर ट्रक की तलाश थी, जिसकी निचली प्लेट के सुराखों के फासले को देखकर बेल्ट्स को ऐसे काटा जाना था ताकि तीनों बेल्ट्स लेटने वाले को एक सीध में संभाल सकें। चंद रोज में मैकेनिक लड़के ने हमारी ये मुश्किल भी हल कर दी और टैंकर की प्लेट का स्केच बनाकर उन सुराखों पर निशान लगा दिए जिनमें रॉड दाखिल करने थे और बेल्ट्स को मतलूबा साइज के मुताबिक काट दिया। मैंने आरिफ के जरिए कटे हुए साइज के मुताबिक बेल्ट्स का एक और सेट बनवाया। इस दौरान मैकेनिक लड़के ने 12 अदद रॉड तैयार करके मेरे हवाले कर दिए थे। मैंने मैकेनिक लड़के को कहा कि अगर मुमकिन हो तो हम इन रॉड्स और बेल्ट्स की अमली ट्राई भी लेंगे। चंद रोज में लड़के ने आरिफ को पैगाम भेजा कि गैराज में वैसा ही टैंकर आ गया है, आप रात को ट्राई ले लें। मैं शाम गहरी होने के बाद अपने नंबर 2 के साथ गैराज में पहुंचा। मैकेनिक लड़का और मेरा नंबर 2 दोनों टैंकर के नीचे घुस गए। मेरी नजर घड़ी पर थी। अभी 2 मिनट भी पूरे न हुए थे कि मैकेनिक लड़का बाहर आ गया और मुझे टैंकर में साथ बैठने का कहकर खुद स्टीयरिंग संभाल लिया और टैंकर को गैराज से निकाल कर सड़क पर ले आया। टैंकर की रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटे तक बढ़ाकर जाने आने का कुल 10 किलोमीटर फासला तय करके वापस गैराज में आ गए। टैंकर के खड़े होने के बाद 1 मिनट में मेरा नंबर 2 टैंकर के नीचे से निकल आया और कहा कि निहायत महफूज तरीका है और सेफ्टी बेल्ट्स ने तो गिरने के इम्कान को भी यकसर खत्म कर दिया है। हम खुशी खुशी साथियों के घर पहुंचे और अब तक इस मिशन के लिए अपनी की हुई काविशों की कामयाबी का अपने साथियों और आरिफ और नजीर को बताया। आरिफ और नजीर के जाने के बाद मेरे नंबर 2 ने मेरे घुटने पकड़ लिए और कहा, आज तक मैंने आपके हर हुक्म की बिला चूं-चरां तामील की है, लेकिन अब अगर आपने मुझे इस मिशन पर जाने से रोका तो मैं पाकिस्तान वापस जाने को तरजीह दूंगा। आपने पहले मुझसे वादा भी किया था। मैं बिजली का टेक्नीशियन भी हूँ और ट्रांसमीटर तक ठीक कर लेता हूँ। बम की टाइमिंग सेट करने और उसे बैंडेज टेप से ट्रक के नीचे फिट करना आपसे बेहतर जानता हूँ। उसने एक साथी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैंने यहाँ कयाम के दौरान ट्रांसमीटर चलाने और कोड को डीकोड वगैरह करने की तमाम तरकीब इसे सिखा दी है। मेरी गैर मौजूदगी में ये सब काम बखूबी अंजाम दे सकता है। अगर मैं मिशन में शहीद हो गया तो आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी शहादत मिशन को मुकम्मल करने के बाद ही होगी। मैं सफर के दौरान बम को ट्रक से चिस्पा कर दूंगा और सुरंग में पहुंचने के बाद ही मुख्तसर वक्फे का टाइम सेट कर दूंगा ताकि बम यकीनी तौर पर सुरंग में ही फटे। इस मिशन के लिए मैं मौजूद तरीन शख्स हूँ। मुझे न भेजकर आप मुझसे नाइंसाफी करेंगे और अल्लाह के सामने मैं आपका दामन पकड़ूंगा। मैं अपने नंबर 2 की वतन मोहब्बत, जज्बा हुर्रियत और शौक शहादत के इस शिद्दत से इजहार को सुनकर हैरान रह गया। हम पांचों अपने वतन की मोहब्बत और भारत के सुकूत ढाका की सूरत में लगाए जख्मों पर मरहम लगाने आए थे और अपनी बिसात से कहीं ज्यादा हमने अपने इस अजली दुश्मन को नुकसान पहुंचाया था। मैंने अब तक कामयाबी से अंजाम दिए किसी भी मिशन का क्रेडिट सिर्फ खुद को नहीं दिया, बल्कि उसे अपने ग्रुप की इज्तिमाई कोशिशों का समर ठहराया था। हमने कोई मिशन भी 60 से 70% कामयाबी के यकीन के बगैर शुरू नहीं किया था और अब मेरा नंबर 2 उस मिशन को अकेला सरंजाम देने की जिद कर रहा था जिसमें कामयाबी का यकीन बेशक 50-50 था, लेकिन जान बचने का इम्कान 20% से भी कम था। मैंने उसे इस मिशन के तमाम खतरनाक पहलुओं से आगाह किया, लेकिन उसने एक न सुनी और बिलाखिर मुझे उसकी जिद के आगे हथियार डालने पड़े।